सुमित राठी आप सभी के लिए लेके आ गया हूं दोस्तों एक फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स। दोस्तों ये कोर्स आपका आ चुका है। 1 मई से ये कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। सो फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स आपका लाइव है, आप अनअकैडमी की ऐप पे जाके चेक कर सकते हो। मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे है, लिंक मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर सेंड कर दूंगा। सो गाइज हरी अप, जिन जिन बच्चों के पास में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है वो अपने आप को जाके एनरोल कर लेना बाय यूजिंग दैट लिंक। और जिन बच्चों के पास में अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं है और वो जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को मेरे साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, आप यूज करेंगे सुमित 10 कोड। सुमित 10 कोड यूज करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों अनअकैडमी के ऊपर। और कंप्लीट गाइडेंस का आपका जो जिम्मा होगा दोस्तों वो मेरा होगा, मेहनत आपकी होगी दोस्तों, गाइडेंस मेरा होगा और आपकी इससे सफलता जो है हम इंश्योर करेंगे। चल गुड आफ्टरनून दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों आज का टॉपिक है ई वेस्ट। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ही रहने वाला है फॉर यूपीएससी सीएसई 2020 और 2021 के लिए। कैसे हो यार सभी? एक तो मुझे सारे के सारे जोश में दिख रहे हो, बहुत बढ़िया यार, जोश में होना बहुत जरूरी है। हेलो चंदन, विनायक, सीमा, तौफीक, लवप्रीत, शिवा, ऋतुराज, नेहा, फरहत, ज्योत्सना, विशाल, तनुजा, सभी का स्वागत करता हूं मैं यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। आप सभी लोग यहां पर उपस्थित हो मेरे साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। बस एक ही शुक्र मनाता हूं लाइट ना चली जाए। अगर लाइट जाती है दोस्तों तो 10-15 मिनट वेट करना, मैं क्लास को अचानक से ऑफ नहीं कराऊंगा जैसे कल हुआ था। हो सकता है लाइट चली जाए, इन केस मैं पहले बता देता हूं, प्रोफेसर इज टेलिंग दिस थिंग कि लाइट भी जा सकती है। तो अगर लाइट जा सकती है तो अपन प्लान पेरिस को फॉलो करेंगे। प्लान पेरिस क्या है? थोड़ी देर वेट करेंगे और वेट करने के बाद में आप लोग देखोगे मैं क्लास को एंड नहीं कराऊंगा। अगर क्लास 10 मिनट के अंदर लाइट आ जाती है तो हम उस क्लास को एंड नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उस चीज को हम फिर कंटिन्यू रखें, ठीक है? चलिए दोस्तों, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं दोस्तों आज क्या क्या है हमारे पास, क्या क्या है आज हमारे पिटारे के अंदर। सो गाइस जल्दी से एक बार लाइव आ जाओ। जिन बच्चों के पास आपके पास जो आप लिंक है, प्लीज मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी शेयर कर दो यार। लिंक जो है उसको शेयर कर दो ताकि बाकी बच्चे भी जो है वो हमारे साथ जुड़ पाएं और क्लास का पूरा पूरा लुत्फ जो है वो उठा पाएं, ठीक है? समझ में आ रही बात आपको मैं क्या कह रहा हूं? सो एक बार दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज शेयर द सेशन। जल्दी से इसको क्या कर दो, आप शेयर कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आज का, ई वेस्ट। प्री हो या मेंस हो दोस्तों, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं हर टॉपिक पे इतना जोर लगा के आ रहा हूं दोस्तों। हर टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर रहा हूं ताकि आपको मैक्सिमम कंटेंट जो है वो दिया जा सके, ठीक है? अभी गाइज आपने देखा था कि आप बहुत वेट कर रहे थे कोर्स का, ठीक है? और वो जो कोर्स था अपना, वो कोर्स कौन सा था गाइज? कोर्स था अपना फिजिकल ज्योग्राफी का। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो कोर्स नहीं हो पाया था उस समय, लेकिन अब जो है ये कोर्स आ गया दोस्तों। आपका क्या पता है 1 मई से स्टार्ट हो रहा है फिजिकल ज्योग्राफी का, लाइव हो चुका है अनअकैडमी ऐप पर। जाके अपने आप को एनरोल कर लो। जिन बच्चों के पास सब्सक्रिप्शन है नहीं है, सो आप कोड क्या यूज कर सकते हो? सुमित 10। सुमित 10 का इस्तेमाल करके आप जा सकते हो दोस्तों, कोड को परचेज, कोर्स को परचेज कर सकते हो। और मेरे साथ जैसे ही आप सुमित 10 कोड का इस्तेमाल करके परचेज करते हो, मेरे को आपको मेल करना है। मेल करना है, मेल करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपने मेरे कोड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइब किया है। मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा दोस्तों। 2 बार का एक्सपीरियंस है मेरे को इस एग्जाम को क्रैक करने का, वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर इंटीग्रेटेड वे में हम तैयारी कर रहे हैं, पूरा गाइडेंस, पूरा मेंटरिंग। काम आपका सिर्फ इतना है, आपको अपनी पढ़ाई करनी है ईमानदारी से, बाकी काम चौधरी साहब का, ठीक है? मेहनत आपकी, गाइडेंस मेरा और रहमत ऊपर वाले की। देखते हैं और बहुत अच्छा होगा। मैं पूरी तरीके से इंश्योर हूं कि जब ये तीन आप जब मिल बैठेंगे, 3 यार, आप, मैं और ऊपर वाले परमात्मा, ठीक है, तो ये जरूर होगा, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। चलिए दोस्तों, सुमित 10 याद रखना, सुमित 10 खास है, बाकी आप समझदार हो दोस्तों। सबका एक नारा है, जन जन का एक नारा है, सुमित 10 हमारा है। सुमित 10 का इस्तेमाल आपको करना है गाइस। चलिए फटाफट, आई होप आपने लिंक शेयर नहीं किया होगा जैसा आप करते हैं, क्योंकि आप लिंक कभी शेयर नहीं करते, आप लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। आप सोचते हो सर क्यों हम लिंक क्यों शेयर कर रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं करोगे तब भी यार मेरे प्यारे छात्रों, आपसे बहुत अगाध प्रेम है मेरे को सभी एक स्टूडेंट से। आपके बिना बिल्कुल भी, मतलब ये लगा लो जिस दिन क्लास नहीं होती तो कतई मन हमारा नहीं लगता है, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास।
करते हैं शुरू क्लास को। आज की क्लास तो ये प्रोग्राम है, बहुत बार बता चुका हूं, आपको पता भी चल गया। बस एक छोटी सी बात जान लो भाई, ये कोर्स आज लाइव हो चुका है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो कर दूंगा ताकि आपको उसको मैं लिंक प्रोवाइड कर पाऊं, है ना। लिंक बहुत जरूरी है दोस्तों। कल से हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना इंडिविजुअल प्रोफाइल का, मेरी प्रोफाइल का जो अकेडमी पे उस पर लिंक मिल जाएगा। आप क्या करो, देखो आप वहां पर जाकर फॉलो तो कर ही लो, ठीक है। ये उनके लिए भी बोल रहा हूं जिनके पास अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारी फ्री क्लास वहां कंडक्ट करने वाला हूं दोस्तों। जो बच्चे सब्सक्राइब करना चाहते हैं, सो कोड आपको याद ही रखना है दोस्तों, क्या है सुमित 10। कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। वहां जाओगे, इंडियन ज्योग्राफी का भी कोर्स मिलेगा, इकोलॉजी का भी आपको कोर्स मिल जाएगा। आज का टॉपिक है व्हाट इज ई वेस्ट। बताओ जल्दी से, जो बताएगा इनाम में लेके जाएगा। लवी रावल बहुत बहुत धन्यवाद यार, थैंक यू। आज जो बताएगा व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मैं बता रहा हूं, वो इनाम लेके जाएगा। इनाम में क्या मिलेगा? इनाम में मिलेगा एप्पल आईफोन 2S मैं आपको दूंगा, ठीक है। आईफोन जो 2S जो आता था बहुत पुराना, क्योंकि वो भी अब ई वेस्ट हो चुका है, उससे कुछ होता नहीं है ना। सो व्हाट इज ई वेस्ट, ई वेस्ट के बारे में बताना दोस्तों। आप देख रहे हो ना वीडियो के अंदर, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। मैं अभी नहीं हूं, मैं अनुपस्थित हूं। मैं अनुपस्थिति का मेरा कारण है क्या, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप पूरी तरीके से इसको देख लो। अब आप चाहते हो कि सर मैं भी प्रकट हो जाऊं, तो ये लीजिए, मैं भी आपके सामने आ चुका हूं। व्हाट इज ई वेस्ट। ई वेस्ट एक बड़ी समस्या है दोस्तों, आप देख पा रहे हो पीछे। जो वैसे तो ई वेस्ट की कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोई भी डेफिनेशन नहीं है, भारत में नहीं, इंटरनेशनल संस्था, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं देखूं तो कोई भी किसी भी प्रकार की ऐसी कोई डेफिनेशन, परिभाषा नहीं बनी है जिससे आप ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट को डिफाइन कर पाओ। लेकिन ई वेस्ट होता क्या है यार? जो आपके यूज्ड फोन होते हैं, ठीक है, यूज फोन हो गए, आपका कोई भी यूज्ड हार्डवेयर जो होता है, उसके अंदर जो भी अपन इस्तेमाल करते हैं ना दोस्तों, एक पॉइंट के बाद में उसकी लाइफ होती है। जब वो लाइफ उसकी एंड हो जाती है तो हम उसको क्या करते हैं? डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो जब फेंक देते हो ना, तो उसके अंदर ऐसे मदरबोर्ड वगैरह आपने देखे होंगे, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। सो बस यही क्या कहलाता है आपका, दिस इज नोन एज ई वेस्ट, है ना। यही क्या है, हमारे पास ई वेस्ट है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्या ये ई वेस्ट खतरनाक है? क्या ये ई वेस्ट हार्मफुल है? हार्मफुल है तो क्यों है? कैसे आप इसको ठीक कर सकते हो? सरकार ने क्या प्रोविजन लिए हैं इसके? और भारत में कितना ई वेस्ट हम जनरेट करते हैं? क्या क्या बीमारियां हैं, क्या क्या एनवायरमेंटल हैजार्डस है जो ई वेस्ट से हो सकते हैं? तो टोटल ऑल इनकम्पासिंग 360 डिग्री से मैं इसको कवर करने वाला हूं। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। So what is e-waste? So as I told you, there is no universal accepted definition of this e-waste. कोई ऐसी ग्लोबल डेफिनेशन नहीं है कि आप e-waste को डिफाइन कर पाओ, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए एक प्रयास किया है। द डिस्कार्डेड एंड एंड ऑफ लाइफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। भाई ऐसे प्रोडक्ट जिसको आप डिस्कार्ड कर चुके हो, जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी है, जो मर चुके हैं दोस्तों, उनका काम खत्म हो चुका है। द डिस्कार्डेड एंड ऑफ लाइफ electronic products ranging from computer equipment used in the ICT, information and communication technology, home appliance, audio and video products and all their peripheral are known as the electronic device। आपने कभी सोचा है दोस्तों, कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम घर में इस्तेमाल करते हैं? आपका फ़ोन होता है, कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है। हर बार टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जाती है ना भाई। पहले मैं लैपटॉप यूज़ करता था कोई और, ठीक है, लेकिन अब मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ एप्पल का, कल कोई और आएगा मैं वो यूज़ करूँगा। तो पुराने लैपटॉप क्या होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। अब उन लैपटॉप्स का कभी सोचा है क्या होता होगा? ठीक है, ऐसा तो बायोडिग्रेडेबल तो कोई चीज़ है नहीं, कोई फंगस नहीं है जो उसको हम क्या कर दें, आपका जलाओगे तो भी आप कैसे उस वेस्ट से आप छुटकारा पाओगे? रिसाइकलिंग, ऑफ कोर्स रिसाइकलिंग एक अच्छा मेथड है, बट रिसाइकलिंग भी कैसे करोगे आप ऑर्गेनाइज्ड वे में करोगे, फॉर्मल वे में करोगे, इनफॉर्मल वे में? तो वो सारी समस्याएं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ई वेस्ट क्या होता है दोस्तों। सो ई वेस्ट की परिभाषा बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। ई वेस्ट का मतलब क्या है? कोई भी डिस्कार्डेड एंड एंड ऑफ लाइफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, जो आपका कंप्यूटर हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यूज्ड आइटम हो सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कोई भी होम अप्लायंस हो सकता है, कोई भी ऑडियो वीडियो प्रोडक्ट हो सकता है जिसको आपने इस्तेमाल करके फेंक दिया हो, उसको हम किस में काउंट करेंगे गाइस? ई वेस्ट में काउंट करेंगे। एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, अगर लाइट चली जाती है तो आपको 10 से 15 मिनट क्या करना है गाइस? वेट करना है। सो हो सकता है लाइट आ जाए तो हम क्लास जो है वो अपनी कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर संयम जो है वो बनाए रखना है, वेट जो है आपको करना पड़ सकता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ क्लास आपकी जो है वो डिस्टर्ब हो, क्लास आपकी खराब हो। सो इसीलिए मैं स्ट्रीम को एंड नहीं कराऊंगा, ठीक है।
तो आप सोचो यार, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, चाहे मोबाइल फोन हो, ये क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है। सो जैसे ही टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है आपका दोस्तों, हम पुराने फोन को छोड़ के नए पे चले जाते हैं। पुराने फोन का क्या, उसमें बहुत सारे ऐसे ये एम्बेडेड सिस्टम हमने इस्तेमाल किए हुए हैं, इनके अंदर बहुत सारे माइक्रो ये चिप्स हैं, बहुत सारे रजिस्टर हैं, इनके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनका हमने इस्तेमाल किया हुआ है गाइस। सो वो कैसे हैंडल होंगे, ठीक है, उनका हम क्या करेंगे, कैसे रिसाइकिल होंगे, ये एक मुद्दा रहेगा, ये एक मुद्दा है, एक समस्या है ना। सो डिस्कार्डेड एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट, ये तो आपको समझ में आ गया। हिंदी भाषा में कंप्यूटर से लेके सूचना संचार प्रौद्योगिकी, घरेलू उपकरण, ऑडियो वीडियो उत्पादों और अन्य सभी प्रकार के बाह्य उपकरण में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गई बात, इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा हम उनको कहते हैं। बहुत आसान टॉपिक है बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आज का बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपका रहने वाला है। ई वेस्ट हार्मफुल और नॉट। अगला सवाल आता है कि क्या सर ई वेस्ट हार्मफुल है, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा खतरनाक है हमारे लिए या नहीं है ना। सवाल तो आएगा ना कि सर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कोई भी हो, पॉल्यूशन कोई भी हो, हमारे लिए हार्मफुल है, तो क्या ई वेस्ट आपके लिए हार्मफुल है? यस और नो, जल्दी से जवाब दो। मैं कहता हूं दोस्तों यस भी और नो भी, दोनों चीज हो सकती हैं। कैसे, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, कैसे, मेरे साथ थोड़ा सा बने रहिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, आप मेरे सामने देख रहे हो कि मेरे जस्ट बराबर के अंदर में दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। कौन बैठे हुए हैं? मेरे बराबर में दो लोग बैठे हुए हैं। देखो आप, एक महिला है और दूसरा क्या है दोस्तों, पुरुष है ना। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं गाइस, अगर आप दोनों को देखोगे तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपने हाथों से ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं इनको डिसमेंटल कर रहे हैं। यस और नो, है ना, अपने हाथों से कर रहे हैं। प्लास लिया हुआ है इस बंदे ने, अरे भैया प्लास मत ले, प्लास से काम करने लग रहा है, ठीक है वो, ठीक है। इधर भी देखोगे प्लास से तोड़ने लग रहे हैं, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये हाथ से काम कर रहे हैं, फॉर्मल काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं, है ना। कोई बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, है ना, अनऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिस्पोज करते हो और अगर ऐसे उनके वेस्ट को कलेक्ट करते हो तो दिस इज वेरी हार्मफुल वे। ये बहुत मुश्किल, ये बहुत खराब है। तो जनरली जो हम करते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, हम टेम्परेचर इंसिरेशन बोलते हैं उसको, और दूसरा होता है आपका, उसको बोलते हैं एसिड लीचिंग। एसिड डाल डाल के हम इन प्रोडक्ट्स को छुड़ाते हैं। देखो ऐसी बात नहीं है, जो इसमें हम मेटल इस्तेमाल करते हैं ना, वो मेटल बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। मैं आपको एक रफ एग्जांपल देता हूँ। जो टोक्यो के अंदर अभी ओलंपिक होने वाला था ना 2020 का, अभी तो खैर कोरोना वायरस के चलते बहुत गहरे बादल उस पर आ गए हैं, तो उनके जो मेडल होते हैं ना, लगभग 50,000 जो मेडल जो दिए जाने थे एथलीट्स को, उसके लिए उन्होंने पता क्या किया है, उन्होंने यानी कि जापानीज गवर्नमेंट ने क्या किया है, लगभग 50,000 टन मोबाइल फ़ोन जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई कचरा उन्होंने कलेक्ट किए हैं दोस्तों दुनिया भर से, और उनसे बहुत सारा मेटल जो है उन्होंने निकाला है, और उस मेटल का वो इस्तेमाल करने वाले हैं किसके लिए दोस्तों, मेडल बनाने के लिए। तो पूरे के पूरे 50,000 के 50,000 मेडल वो उसी से देने वाले हैं, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट कचरे आइटम से ही वो निकाल के वो देंगे। लेकिन वो कैसे निकालते हैं, तो देखो हम ये जो ये कर रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं बेसिकली दोस्तों, क्योंकि इनमें बहुत सारी मेटल है, बहुत सारी धातु है, और धातु का एक प्राइस होता है, धातु का एक मूल्य होता है, यस और नो। तो हम उनको रिकवर कर सकते हैं। तो ये जो आइटम्स है ना, जो डिस्कार्ड हमने कर दिए, जो सर्किट्स है, सर्किट बोर्ड्स जो हमने फेल कर दिए, फेंक दिए, खराब कर दिए, तो इनसे दोस्तों हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे अगर हमें ये चीज़ें निकाल लेना तो बहुत अच्छी बात होगी, मज़ा आ जाएगा। अब वो निकलेगी कैसे, ये एक और मुद्दा है, ये अपने आप में एक और बड़ी समस्या है दोस्तों। अब निकालने के लिए बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स भी हैं, लेकिन वो फॉर्मल सेक्टर में आती है, हम इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। ये जो बंदे मेरे साइड में काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर, और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम कर रहे हैं। तो ये तरीका हार्मफुल है, क्योंकि जब ये दोस्तों इनको हाथ से तोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बहुत सारे हैवी मेटल, बहुत सारी भारी धातुएं जो हैं इनमें से रिलीज होती है, और वो भारी धातुएं क्या होती हैं, एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है। वो पानी को भी पॉल्यूट कर सकती हैं, वो मिट्टी को भी पॉल्यूट कर सकती है। दे कैन कॉज सॉइल पॉल्यूशन, दे कैन कॉज वाटर पॉल्यूशन एंड अदर वेरियस अदर काइंड ऑफ द कंटामिनेशन। दे कैन ऑल्सो कॉज एयर पॉल्यूशन, कुछ गैस ऐसे रिलीज होंगी तो एयर पॉल्यूशन भी आपका यहाँ पर आपका फैला सकती है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हूँ शिवांशु श्रीवास्तव, थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया यार, क्या कि आपको वीडियो जो है स्लाइड जो अच्छी से दिखे, है ना। आगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर में नॉर्मल हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। मेरे को देखना जरूरी नहीं है, स्लाइड्स देखनी बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने अपने आप को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रखा है। अब चल रहे हैं दोस्तों, हमारे इंजीनियर साहब हैं, इंजीनियर साहब जो हैं थोड़े से रिसर्च कर रहे हैं बार बार समय समय पर, तो जब अच्छा मेथड वो डेवलप कर लेंगे तो हम एक जगह पे जाके टिक जाएंगे। तो ये कह रहा है क्या ई वेस्ट हैजार्डस है, क्या हार्मफुल है? तो देखो क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है सर ई वेस्ट इज नॉट हैजार्डस। सर जी हैजार्डस नहीं है, बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन कब खतरनाक नहीं है, जब आपने इफ इट इज स्टॉक्ड इन सेफ स्टोरेज
और recycled by the scientific method or transported from one place to the other place in the part or in totality in the formal sector। मतलब आपने बहुत अच्छे तरीके से अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट को हैंडल किया है ना तो बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छे से इनको हैंडल किया है, आपने एकदम आपका ऑर्गेनाइज तरीके से इसको हैंडल किया, अच्छे तरीके से इनको ट्रांसपोर्ट किया है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छे तरीके से आप करोगे, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से करोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, इनसे कोई भी हैजार्डस नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे ही आपने किया पागलों की तरह काम तो दिक्कत होगी। द ई वेस्ट कैन हाउएवर बी कंसीडर्ड हैजार्डस इफ रिसाइकल्ड बाय द प्रिमिटिव वेव। जो ये काम कर रहे हैं ना, ये जो कर रहे हैं, ये प्रिमिटिव वेव है, पुराना तरीका है। प्रिमिटिव मतलब पुराना तरीका है, ये नॉर्मल तरीके से काम करे। अगर ये ऐसे काम करेंगे ना दोस्तों तो सेकंड स्लाइड जो हमारी बोल रही है कि ये खतरनाक हो सकता है दोस्तों। द ई वेस्ट कैन हाउएवर बी कंसीडर्ड हैजार्डस इफ रिसाइकल्ड बाय द प्रिमिटिव वेव। अगर ऐसे प्रिमिटिव मेथड से हमने इसको रिसाइकिल करने की कोशिश की तो दोस्तों ये खतरनाक हो सकता है। क्यों खतरनाक हो सकता है पता है? क्योंकि ई वेस्ट जो होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है, इट कंटेन्स सेवरल सब्सटेंसेस, बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं इसमें, जैसे हैवी मेटल मतलब भारी धातु, प्लास्टिक होता है इसमें, बहुत सारा ग्लास शीशा होता है ना, विच कैन बी पोटेंशियली टॉक्सिक एंड हैजार्डस टू द एनवायरमेंट। दोस्तों ये शीशा, भारी धातु है ना, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस से निकलते हैं जो आपके एनवायरमेंट, वायुमंडल के लिए और ह्यूमन हेल्थ, आदमी की सेहत के लिए और इकोसिस्टम के लिए बहुत ही क्या हो सकते हैं, नुकसान। मैंने बताया था आपको, पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, उससे बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन विच लीड्स टू द डिस्टॉर्शन या विच लीड्स टू द डिस्टेबलाइजेशन इन द फूड वेब, फूड चेन एंड रिजल्टेंट इन द इकोलॉजिकल पिरामिड, और वो पूरा का पूरा खतरा जो है वहां पर बढ़ता है। इफ नॉट हार्मफुल इफ नॉट हैंडल्ड इन द एनवायरमेंटल साउंड मैनर, मतलब कह रहा है कि अगर अच्छे से आपने हैंडल नहीं किया ना भैया, सो ये वाट लगा देंगे हमारी, ठीक है। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हम इनको अच्छे से क्या करें दोस्तों, आपका हैंडल करें। आगे बढ़ें। अब आप पूछोगे सर हिंदी में नहीं बताते आप, हिंदी में बताओ। लो भैया, ये उनके लिए जो भारतीय हैं, शुद्ध भारतीय हैं। ई कचरा खतरनाक नहीं है अगर इसे सुरक्षित तरीके से इसका भंडारण किया जाए या वैज्ञानिक तरीके से इसका पुनर्नवीनीकरण जो है किया जाए, या औपचारिक क्षेत्र में एक जगह से दूसरी जगह पर समग्रता से इनको पहुंचाया जाए तो बहुत अच्छी, मतलब हिसाब किताब आपको अच्छे से करना पड़ेगा, है ना, प्रॉपर वे में करना पड़ेगा, प्लान करके करना पड़ेगा। जैसे हमारे जो बॉस है मुझे कहते हैं कि सर प्लान थोड़ा अच्छे से किया करो, तो मैं प्लानिंग के साथ आपके साथ में आ रहा हूं, है ना। सो ई वेस्ट का मतलब क्या है? ई कचरा खतरनाक नहीं है अगर वो सुरक्षित है, उसको भंडारण किया जाए, वैज्ञानिक तरीकों से उसको पुनर्नवीनीकरण किया जाए, या औपचारिक रूप से अच्छे से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे पहुंचाया जाए, समग्रता से पहुंचाया जाए, तो दिस इज वेरी गुड, अच्छा है, इट्स गुड। हालांकि ई कचरे को खतरनाक माना जाता है अगर इसे आदिम तरीकों से इसका नवीनीकरण किया जाए। पुराने तरीकों से अगर आप इसको नवीनीकरण कर रहे हो ना भाई साहब, बहुत खतरनाक है, ठीक है। ई कचरे में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जैसे भारी धातु होती है, प्लास्टिक होता है, कांच होता है, जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित रूप से बहुत जहरीले हैं और खतरनाक हो सकते हैं अगर उन्हें पर्यावरण की दृष्टि से नियंत्रण नहीं किया गया तो, ठीक है। बहुत खतरनाक है, बहुत दिक्कत ही क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों? देखो बहुत सारी मैंने बताया ना, इसमें भारी धातु होती हैं। अब वो भारी धातु अगर एनवायरनमेंट में आपने रिलीज कर दी तो उससे क्या क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, मैं उन्हीं के साइड इफेक्ट्स के बारे में चर्चा यहां पर करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं लेड। लेड एक भारी धातु, आपको पता है। सो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर लेड होता है, भारी धातु होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है दोस्तों। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हिंदी के नाम पर हिंदी के नाम पर हंसते क्यों हो? कोई नहीं हंस रहा त्रिदेव सिंह, आप चिंता मत करो, हिंदी के नाम पे कोई नहीं हंसता। जो हंसेगा संदीप सर उसको सजाए मौत दे देंगे। संदीप सर बहुत ही खतरनाक हिंदी बोलते हैं, वो हिंदी के नाम पर ऑस्ट्रेलियन हिंदी बोलते हैं, ठीक है, जबरदस्त हिंदी बोलते हैं। मिलवाऊंगा कभी संदीप सर से, तो वेरी 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 आसान हिंदी बोलते हैं वो। चलिए अगर हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर, ठीक है, अभी सही है, ट्रांसपेरेंट था मैं बट अब सही है, कोई कुछ नहीं बोल रहा यार, आप अपने पे भरोसा रखो। कोई कुछ भी कहे आपको, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, फारसी, आपको कोई मतलब नहीं पड़ना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें क्यों फर्क पड़ने लगा भैया? हमें अपने पे कॉन्फिडेंट रहना। मैं कई बार बता चुका हूं यार, कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए ना कि आदमी भी देख के हिल जाएगा यार, बंदे में क्या, भले ही मुझे कुछ नहीं आता बट कॉन्फिडेंस है तो है भाई, क्या करें, है ना। ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि आए भले ही कुछ नहीं, लेकिन भैया मेरे बस की कुछ नहीं, लेकिन मैं पहाड़ तोड़ दूंगा। कॉन्फिडेंस आएगा तभी कुछ कर पाओगे। मांझी का नाम सुना है ना, मांझी साहब, जिन्होंने पूरा का पूरा माउंटेन तोड़ के रास्ता बना दिया था, है ना। वैसे तो बोलते हैं कि उनको प्रेम था, किससे प्रेम था, उनका एक नाम था, अपनी वाइफ को कुछ बोलते हैं बिहार के अंदर में, क्या बोलते हैं यार, देखो बिहार में कुछ बोलते हैं नाम को,
मेहरारू, अपनी मेहरारू से काफी उनको प्रेम था, तो उनके चक्कर में उन्होंने पहाड़ काट दिया। लेकिन उनको कॉन्फिडेंस तो हुआ होगा ना कि मैं काट दूंगा, नहीं वो पिक्चर में दिखाते हैं ना, वो पत्थर मांगता है, क्या हंसता है तू, तेरे को चीर के रख देगा मैं, तो वो होना चाहिए। देखो आप हंस रहे हो, आप लोग सोचोगे सर क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, मैं कह रहा हूं आग होनी चाहिए यहाँ पे अंदर। अगर आग नहीं है ना भैया तो ये गेम आपका है ही नहीं, ये गेम उनका है जिनका एम बड़ा है, गेम बड़ा एम बड़ा। सो दोस्तों आग होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने पे भरोसा करो। उसने भरोसा किया था, मांझी साहब ने भरोसा किया था कि वो काट देगा, है ना, तो उसने काट के रख दिया। आपको भी भरोसा तो कम से कम होना चाहिए, कम से कम ट्रस्ट तो बनाओ अपने पे। होगा नहीं होगा बाद की बात है। तो इंग्लिश हो हिंदी हो, अपने पे भरोसा रखो। चीजें मैं समझाने की गारंटी लेता हूं, बाकी बात आपकी है, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं, देखो यहां पर मैं बात करूंगा कौन सा पॉल्यूटेंट होगा, उसका सोर्स क्या होगा और उसके हेल्थ के इफेक्ट क्या होंगे। कितना बढ़िया टेबल हमने बना ली है। सोर्स क्या है दोस्तों, लेड। सबसे पहले मैं बात करता हूं लेड। लेड समझते हो ना, ठीक है, लेड भारी धातु है। इसके सोर्स क्या क्या है, सो यूज्ड इन ग्लास पैनल, जो ग्लास पैनल बनते हैं उनमें इस्तेमाल होती हैं। एंड गैस्केट इन द कंप्यूटर मॉनिटर, सोल्डर इन प्रिंटेड सर्किट बोर्डेड एंड द अदर कंपोनेंट्स। जो दोस्तों ग्लास, आपके जो ग्लास पैनल होते हैं, जो गैस्केट होती है कंप्यूटर मॉनिटर की, उनके अंदर लेड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो सोल्डर के द्वारा जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं ना, उनके अंदर भी लेड पाई जाती है, धातु होती है। अब अगर आप प्रिमिटिव तरीके से आप इसको डिस्पोज कर रहे हो तो ये लेड जो है एनवायरनमेंट में चली जाएगी और इसके नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट आने वाले हैं। सर क्या नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट आएंगे, देखो लेड कॉज डैमेज ऑफ द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्व सिस्टम। देखो आपके जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है ना, जो आपका तंत्रिका तंत्र है, उसको नष्ट कर देगा पूरी तरीके से। आपका ब्लड सिस्टम जो है उसको प्रभावित करेगा, आपकी किडनी जो है और आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको भी प्रभावित करता है, आपका जननांग जो है उसको प्रभावित करता है, आपकी जो किडनी है उसको भी प्रभावित करता है। इट ऑल्सो अफेक्ट द एंडोक्राइन सिस्टम। ये ग्लैंड्स होती हैं जो आपके अलग अलग प्रकार के हार्मोन सिक्रीट करती है, तो एंडोक्राइन सिस्टम को भी ये क्या करता है दोस्तों, प्रभावित करता है। एंड इम्पीड ब्रेन डेवलपमेंट, आपका दिमाग कभी विकसित हो ही नहीं पाएगा, बुद्धि विकसित ही नहीं हो पाएगी। lead tends to the accumulates in environment and has high acute and chronic effect on the plants, animal and microorganism। हर चीज पर दोस्तों इसका बहुत ही गहरा दुष्प्रभाव जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेड के बहुत नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं, आप हर जगह पे देखोगे तो अलग अलग प्रकार के इसके प्रभाव आप देख सकते हो, ठीक है। अगली बात करते हैं गाइस कैडमियम की। कैडमियम जो है ये भी भारी धातु है, ये कहाँ से मिलता है, सो कैडमियम जो है इट अकर्स इन एसएमडी चिप, ठीक है। जो एसएमडी चिप होती है उनमें पाया जाता है, रजिस्टर के अंदर पाया जाता है, इंफ्रारेड डिटेक्टर्स जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, सेमीकंडक्टर चिप्स जो होती है उनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। और जो कुछ ओल्ड जो आपके पुराने सीआरटी ट्यूब के वो नहीं आते थे, जो पुराने वो जो पेट निकला रहता था उनका, जो पीछे की तरफ जो टीवी होते हैं, तो जो पुराने जो कैथोड रे ट्यूब होती थी उनके अंदर भी कैडमियम पाया जाता था। क्या पाया जाता था, कैडमियम। सो कैडमियम किस में पाया जाएगा, एसएमडी चिप, रजिस्टर, इंफ्रारेड रजिस्टर, सेमीकंडक्टर चिप, इनके अंदर पाया जाता है। और हार्मफुल इफेक्ट क्या है इसके, टॉक्सिक कैडमियम कंपाउंड एक्यूमुलेट इन द ह्यूमन बॉडी स्पेशली इन द किडनी। आपकी किडनी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे और आपकी किडनी को क्या कर देंगे दोस्तों, ये तहस नहस कर देंगे, नष्ट कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे। मरकरी, याद करो मरकरी से मैंने एक डिजीज बताया था आपको, याद हो तो बताओ आपको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्या है, मीना माता डिजीज। क्या है, मीना माता डिजीज। मीना माता नाम क्यों रखा था इसका, भाई मीना माता कोई माता नहीं है, कोई देवी नहीं है, पर जापान के पास में एक बे थी जहाँ पर पहली बार, उस बे में क्या होता था ना, वहाँ पर जो मछुआरे हैं वो मछलियाँ पकड़ते थे, वो मछलियाँ खाते थे। अब उस मछली के उस बे के अंदर उस बे के अंदर मरकरी का कंसंट्रेशन ज़्यादा था। सो मरकरी ज़्यादा थी, तो जब लोग फिश खाते थे ना तो उनको भी वो बीमारी हो गई, है ना, उनको एक बीमारी होगी मरकरी के एक्स्ट्रा होने की वजह से, उसको नाम दिया गया मीना माता डिजीज, मीना माता बे के ऊपर। So it is estimated that 22% of the yearly world consumption of the mercury is used in the electronic and electric equipments। दोस्तों पूरी दुनिया का ये बात जानी गई है, ये बात पहचानी गई है कि पूरी दुनिया का लगभग जो 22% जो ईयरली वर्ल्ड का कंजम्पशन है ना दोस्तों, वो मरकरी में होता है, ठीक है। और वो किस में होता है, मरकरी का जो कंजम्पशन है वो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के रूप में होता है, इक्विपमेंट्स के रूप में होता है, ठीक है। अब कहाँ कहाँ यूज होती है, मरकरी इज यूज एज थर्मोस्टैट के रूप में यूज करता हूँ मैं, सेंसर के यूज में इस्तेमाल करता हूँ, रिले, स्विच, मेडिकल इक्विपमेंट्स, लैंप, इनके रूप में मैं इनको इस्तेमाल करता हूँ। जो आपका मोबाइल फोन की जो बैटरीज होती हैं उनके अंदर भी मरकरी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो मरकरी जो है इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फ्लैट पैनल डिस्प्ले। आजकल जो सीआरटी की जगह जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले आती है ना,
उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। एंड यूज्ड रिप्लेस द कैथोड रे ट्यूब। आपको मैं थोड़ा सा हाइड करके दिखा देता हूं ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए, कुछ छुपे ना, है ना। सो यहां पर देखोगे तो मरकरी इज यूज्ड इन द फ्लैट पैनल डिस्प्ले विल लाइकली इंक्रीज एज दे आर यूज्ड इन द रिप्लेस ऑफ द सीआरटी। मैंने बताया जो फ्लैट पैनल पुराने के अंदर तो कैडमियम इस्तेमाल होता था, जो पुराने पेट वाले टीवी होते थे उनमें कैडमियम, सीआरटी में कैडमियम यूज होता था। लेकिन जो नए वाले हैं जो फ्लैट है, जिनको पेट एकदम नहीं है, जो एकदम हष्ट पुष्ट और फिट दिखाई देते हैं दोस्तों, उनमें मरकरी का इस्तेमाल होता है। तो ये आपका एक और बड़ी प्रॉब्लम है। मरकरी जो है इट कैन बी कॉज डैमेज टू द ऑर्गन इंक्लूडिंग द ब्रेन किडनी। आपके ब्रेन किडनी को प्रभावित कर सकती है। आपका जो फ्यूटस होता है, जो नवजात शिशु होता है ना, जो पेट में बच्चा होता है, उसको किल कर सकता है वो। डेवलपिंग फ्यूटस इज हाईली वनरेबल टू द मरकरी एक्सपोजर। ठीक है, वो बहुत, जो बच्चा बस जस्ट बनाई है जो फ्यूटस के अंदर है, तो वो बहुत ही ज़्यादा वनरेबल होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है किससे, मरकरी के एक्सपोजर से। व्हेन इनऑर्गेनिक मरकरी स्प्रेड्स आउट इन द वाटर इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इन द मिथाइलेटेड मरकरी। मिथाइल मरकरी एक आप बहुत ही, मैंने बताया था आपको, एक जहरीला कंपाउंड बनता है जो आपका इनके अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती रहती है और फूड चेन के द्वारा वो हमारे तक पहुंच जाता है वाया फिश। और उसी से हमें क्या होता है दोस्तों, उसी से हमें होता है डिजीज, दैट इज नोन एज द मीना माता डिजीज। आगे बढ़े, अगला जो है दोस्तों मेरे पास वो है हेक्सावेलेंट क्रोमियम, हेक्सावेलेंट क्रोमियम या क्रोमियम 629 इसको हम बोलते हैं। कहाँ इस्तेमाल होता है सर जी ये, पहले देखें। सो क्रोमियम 6 जो है इट इज यूज्ड एज अ कोरोजन प्रोटेक्टर। जो जंग लगने के लिए बचाते हो ना आप, जंग लगने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार बताओ, आप बोल के बताओ क्या होगा, इट इज, हाँ वही जो मैं बोलना चाहता हूँ वो बोल के बताओ, आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे फटाफट मुझे। सो क्रोमियम 6 जो है ना इट इज यूज्ड एज द कोरोजन प्रोटेक्टर। जो कोरोजन होता है ना, जो जंग लग जाता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। टू द अनट्रीटेड एंड गैल्वेनाइज्ड स्टील प्लेट्स सच एज डेकोरेटिव्स और द हार्डनर फॉर द स्टील हाउसिंग, इनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। प्लास्टिक इंक्लूडिंग पीवीसी के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। डाइऑक्सिन, देखो जब पीवीसी की चीज़ होती है ना, जो आपकी पीवीसी है ना, जो पीवीसी, अरे पाइप भी तो होती है जो आप अपने बाथरूम के अंदर जो फिटिंग कराते हो ना, नल वल लगवाते हो, उसमें पीवीसी पाइप इस्तेमाल होती है। तो जब पीवीसी आप बर्न करते हो तो याद रखना उससे गैस रिलीज होती है, दैट इज नोन एज डाइऑक्सिन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि डाइऑक्सिन कब प्रोड्यूस होती है, जब भी आप पीवीसी को बर्न करते हो तो उससे डाइऑक्सिन रिलीज होती है। क्रोमियम 6 हेक्सावेलेंट कहाँ से इस्तेमाल होता है, कोरोजन प्रोटेक्टर। जो गैल्वेनाइज्ड स्टील है उसको रस्टिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रोमियम 6 का इस्तेमाल करते हैं। The largest volume of the plastic 26% used in the electronics has been PVC. PVC elements are found in cabling, computer housing। और ये जो PVC के आइटम जितने भी बनते हैं ना, इन PVC के आइटम में किसका इस्तेमाल होता है दोस्तों, हेक्सावेलेंट क्रोमियम का ही इस्तेमाल होता है। और जो हेक्सावेलेंट क्रोमियम है, ठीक है, जो PVC है, हेक्सावेलेंट क्रोमियम का इस्तेमाल होता है PVC बनाने में। ठीक है, आपका PVC प्लास्टिक जो होता है उसको बनाने में, पहली बात। दूसरी बात, अब ये पीवीसी का इस्तेमाल होता है जितने भी कंप्यूटर केबलिंग है, जो केबल देखते हो ना, केबल के ऊपर जो आपकी जो खोल होती है, जो लेयर होती है, दैट इज ऑफ द पीवीसी। आपके घरों में जो नल लगे होते हैं, दैट इज मेड अप, जो पाइप बनी होती है, दैट इज मेड अप ऑफ द पीवीसी। ठीक है, चलिए, मेनी कंप्यूटर मॉडलिंग आर नाउ मेड अप ऑफ द समवट मोर बेनिग्न एबीएस प्लास्टिक। लेकिन अब हम पीवीसी को ना रिप्लेस कर रहे हैं किससे दोस्तों, एबीएस प्लास्टिक से। ठीक है, उसको बदल रहे हैं हम एबीएस प्लास्टिक से, तो थोड़ी अच्छी बात है। अब इससे होगा क्या, सो दोस्तों क्रोमियम 6 जो है ना, इट कैन कॉज द डैमेज टू द डीएनए। आपके डीएनए जो है उसको डैमेज करता है। और जब भी डीएनए डैमेज होता है तो दोस्तों प्रभाव पड़ता है, क्या पड़ता है डीएनए डैमेज होने का, सर डीएनए डैमेज होने का सीधा सीधा प्रभाव जो होता है वो आपको कैंसर हो सकती है। क्या हो सकती है गाइज, आपको कैंसर हो सकती है अगर आपके डीएनए में म्यूटेशन होता है तो। ठीक है, जेनेटिक म्यूटेशन कैन कोज टू द सीवियर और डेडली डिजीज विच इज नोन एज द कैंसर। कैंसर आपको यहाँ पर हो सकता है अगर आप क्रोमियम 6 के लगातार कांटेक्ट में रहते हैं। तो अगली बात करते हैं दोस्तों, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट, BFR। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा दोस्तों, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट क्या है दोस्तों। इस टेबल को हिंदी में बनाना थोड़ा असंभव था मेरे लिए, तो मैं हिंदी में समझा रहा हूं बोल के, बाकी नाम तो ऐसे ही रहेंगे, BFR ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में एक साथ लिखेंगे। सो ये क्या होता है, फ्लेम रिटार्डेंट मतलब समझते हो, आग को रिटार्ड मतलब जिससे आग ना लगे, है ना, उससे वो जले ना। तो किसी भी चीज़ को हम आपका अगर हमें फ्लेम रिटार्डेंट अगर उसको बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट BFR जो हम इस्तेमाल करते हैं। सो BFR जो है इट इज़ यूज्ड इन द प्लास्टिक हाउसिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एंड सर्किट बोर्ड।
देखते हो ना आप, जो आपके जो भी प्लास्टिक आइटम होते हैं, जो सर्किट बोर्ड होते हैं, उनके ऊपर जो प्लास्टिक की खोल लगी होती है दोस्तों, वो ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट BFR के ही बने होते हैं। तो ये भी सेम टाइप के हैं, इनसे भी आपका जो है ऑलमोस्ट सेम ही टाइप की होगी। अगली बात करते हैं दोस्तों बेरियम। बेरियम की बात करते हैं। बेरियम इज अ सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल। ये देखने में कैसा दिखेगा आपको? सॉफ्ट होगा, बिल्कुल मुलायम होगा, और सिल्वर कलर का वाइट मेटल ये होता है, दैट यूज इन द कंप्यूटर इन द फ्रंट पैनल ऑफ द CRT टू प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम द रेडिएशन। आप जो टीवी देखते हो ना, तो आपको रेडिएशन से बचाने के लिए आजकल अलग अलग प्रकार के टीवी नहीं आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं बार बार, एक बार यार लाइक का बटन दबाओ सारे के सारे, ठीक है गाइस, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फटाफट से लाइक का बटन दबा दो सारे के सारे यार। जितेंद्र सिंह, बफरिंग आज बिल्कुल भी नहीं हो रही है, आपके एंड पे प्रॉब्लम है, आप उसको थोड़ा सा मैनेज करो। यहां पर एकदम प्रॉपर चल रहा है, ठीक है, भगवान की दया से किसी की नजर ना लगे, आज लाइट भी नहीं गई है यार, सब चीजें बहुत सही चल रही है। तो बेरियम जो है एक सॉफ्ट सिल्वरी मेटल है, पता चल गया आपको। और इसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं गाइस? कंप्यूटर इन द फ्रंट पैनल। अब ये जो CRT का जो फ्रंट पैनल होता है ना, CRT जो होती है ना, कैथोड रे ट्यूब, उसमें आदमी को उसकी आंखों को बचाने के लिए ना हम कोटिंग करते थे, तो बेरियम की कोटिंग होती थी। अब इसके क्या इफेक्ट होंगे, है ना? अब आपने वो टीवी फेंक दिया, और उस टीवी को फेंक के अगर उसका ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में उसको रिसाइकिल नहीं किया गया प्रॉपर तरीके से, तो ये बेरियम जो है वो एनवायरनमेंट में मिलेगा। अब बेरियम जब एनवायरनमेंट में मिलेगा तो क्या होगा? स्टडी हैव शोन दैट शॉर्ट टर्म एक्सपोजर टू द बेरियम कैन कॉज ब्रेन स्वेलिंग। अगर थोड़े टाइम तक आपको इसका एक्सपोजर हुआ है ना बेरियम का, तो आपका दिमाग में ना स्वेलिंग आ जाएगी, दिमाग मोटा हो जाएगा, भारी हो जाएगा, ब्रेन क्या कर जाएगा आपका गाइज? ब्रेन स्वेलिंग हो जाएगी। यार शेयर करो प्लीज, लाइक करो। ब्रेन क्या हो जाएगी आपकी? स्वेलिंग हो जाएगी, ब्रेन आपका सूज जाएगा, है ना? स्वेलिंग समझते हो ना? सूजन आ जाएगा, दिमाग में सूजन आ जाएगा, मसल जो है आपकी वो वीक हो जाएंगी, मसल में वीकनेस हो जाएगी, ठीक है। अब याद करो मसल वीकनेस किससे होती थी? एक और आपका था जो मैंने बताया था पॉल्यूटेंट, जिसकी वजह से मसल वीकनेस आपको होती थी, याद करो। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के अंदर मैंने आपको, केमिकल पॉल्यूशन के अंदर मैंने बताया था। कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो आप लिखने के लिए। डैमेज टू द हार्ट, इससे आपके दिल को भी धक्का पहुंच सकता है। लिवर और स्पिलन सबको प्रभावित कर सकता है क्या दोस्तों? बेरियम। सबका बदला लेगा रे बेरियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो बेरियम था, अब बेरिलियम है। तो बेरिलियम जो है इट इज कॉमनली फाउंड ऑन द मदरबोर्ड एंड द फिंगर क्लिप्स। इट इज यूज्ड एज द कॉपर बेरिलियम एलॉय। ये जो आपके मदरबोर्ड होते हैं ना, उसमें बेरिलियम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वैसे बेरिलियम सीधा इस्तेमाल नहीं करते, इसको कॉपर बेरिलियम अलॉय के रूप में, कॉपर और बेरिलियम का अलॉय मतलब मिश्रण करके, मिश्रित धातु के रूप में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं पता है ऐसा? इससे थोड़ी सी प्रॉपर्टी एनहांस हो जाती है, टू स्ट्रेंथन द कनेक्टर एंड टाइनी प्लग विच मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो प्लग नहीं होते हैं, बहुत सारे सर्किट्स आप अंदर, अभी वापिस आऊंगा मैं ऊपर क्लास में दोबारा से आपको दिखूंगा, बट टेबल है तो मैं चाह रहा हूं आपको पूरा अच्छे से विजुअल मिले, इसलिए मैंने अपने आप को गायब किया हुआ है, ठीक है। चलिए, हाँ ये बहुत अच्छा बताया इंद्रराज आपने कि सर बी फॉर बैरियम, ठीक है, बी फॉर आईज यू कैन यूज बेरियम। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक्सपोजर टू द बेरियम, ठीक है, बेरिलियम हो गया। अब देखो यार, आपने देखा होगा ना उसमें बहुत सारे सॉकेट होते हैं, ठीक है, जो यूज करते हैं मदरबोर्ड के अंदर। अब उस सॉकेट के अंदर ना हम कॉपर बेरिलियम अलॉय जो इसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो जो कनेक्टर है ना उनको स्ट्रेंथन किया जा सके और बराबर से इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो मेंटेन की जा सके। अगर आप बेरिलियम से एक्सपोजर में आ जाते हो तो क्या होता है पता है? एक्सपोजर टू द बेरिलियम कैन कॉज लंग कैंसर, आपको यार फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। बेरिलियम ऑल्सो कॉज अ स्किन डिजीज दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पुअर वुंड हीलिंग। आपको एक स्किन डिजीज भी हो जाएगा और आपके जो वुंड्स है ना, घाव, वो धीरे धीरे मतलब भरेंगे ही नहीं, चोट लगी आपके घाव भरेंगे ही नहीं। स्टडी हैव शोन दैट द पीपल कैन डेवलप बेरिलियम डिजीज मेनी ईयर फॉलोइंग द लास्ट एक्सपोजर। आप एक बार अभी आपको बेरिलियम एक्सपोजर हुआ है तो तुरंत नहीं कि आपको तुरंत बीमारी हो जाएगी ना, आपको टाइम लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा? आपको टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए ओके खुशबू, बात समझ गया मैं आपकी, आपका मैसेज पहुंच चुका है मेरे तक, समझ में आई बात। सो बेरिलियम हो गया। अब बात करते हैं टोनर की, ठीक है। टोनर भी तो इस्तेमाल होते हैं इनमें। सो टोनर जो होते हैं दे आर फाउंड इन द प्लास्टिक प्रिंटर कार्ट्रिज। जो आपकी प्रिंटर कार्ट्रिज होती है ना प्लास्टिक की, उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। कंटेनिंग ब्लैक एंड कलर टोनर, जो ब्लैक और अरे जो फोटोकॉपी कराते हो यार, जो प्रिंट आउट लेते हो, उसमें इसका इस्तेमाल होता है टोनर का। ये टोनर से भी बहुत दिक्कत होती है। इनहेलेशन
इनहेलेशन ऑफ द प्राइमरी एक्सपोजर पाथवे एंड एक्यूट एक्सपोजर में लेड टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेशन। आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, जो श्वसन प्रणाली है, जो श्वसन नली है, उसमें बहुत ज्यादा इरिटेशन होगा दोस्तों आपको, ठीक है। कार्बन ब्लैक हैज बीन, और ये जो है आपका इरिटेशन तो होगा ही होगा, जलन तो आपको होगी ही होगी। और जो इसके अंदर ये मामला मिल रहा है ना, जो आइटम मिल रहा है टोनर के अंदर, ये सेकंड ग्रेड 2B कार्सिनोजेनिस मानते हैं हम इसको। और जो कार्सिनोजेन होते हैं ना, ये सारे के सारे दोस्तों क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपका कैंसर। दे ऑल कैन प्रोड्यूस द कैंसर। बात समझ में आ रही है। सो रिपोर्ट इंडिकेट दैट कलर टोनर साइन मेजेंटा येलो कंटेन्स दी हैवी मेटल। इनके अंदर हैवी मेटल भी होता है, और हैवी मेटल तो आपको पता ही है दोस्तों, हैवी मेटल से क्या होता है आपका, हैवी मेटल जो है इट कैन कोज्ड, क्या जल्दी से बता दो फटाफट से, मुझे सुनना है आपसे, इनसे तो कैंसर होता है ना, साफ सीधी सी बात है, कैंसर हो सकता है बिकॉज दे आर द सेकंड 2B कार्सिनोजेनस। ओके यार, बाल बहुत बड़े हो गए हैं, ठीक है, मतलब मुझे लग रहा है, मैं कई बार बता चुका हूँ, थोड़े दिनों में इन पे फल लगने वाले हैं बहुत बड़े बड़े, मुझे लगता है आम ना लग जाए इनके ऊपर, है ना। बाकी हाँ, थैंक यू वेरी मच, आप कह रहे हो सर हैंडसम लग रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। बचपन से ही मैं हैंडसम हूँ, मेरी मम्मी कहती थी मजाक कर रहा हूँ। एक हमारे मेरे साथ एक दोस्त होता था, वो ऐसे ही करता था, पता है, उसको बस तारीफ चाहिए होती थी, तो उसको कुछ भी कहो ना कि यार ये बड़ा सही है, तो कहता है यार बचपन से ही ऐसा है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फॉस्फोरस एंड एडिटिव्स। फॉस्फोरस और एडिटिव्स जो हैं, इनसे भी कुछ होता है, क्या होता है देख लेते हैं दोस्तों। फॉस्फोरस जो है ना, इट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये अकार्बोनिक कंपाउंड है दोस्तों, पहली बात। केमिकल कंपाउंड दैट इज अप्लाइड एज अ कोट ऑन द इंटीरियर ऑफ द CRT फेस प्लेट। जो CRT की फेस प्लेट है ना, उसके इंटीरियर पे इसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो कैथोड रे ट्यूब के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमें पता भी चल गई है ना, पता चल गई है ना दोस्तों। चलिए, बहुत 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 बढ़िया है, सब आपको पता चल रहा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, नहीं। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो फॉस्फोरस और जो एडिटिव के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी कोटिंग ऑन द कैथोड रे ट्यूब कंटेन हैवी मेटल, है ना, सच एज कैडमियम, और ये सब तो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। सो ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। सो कहने का मतलब ये है सर जी, इनसे तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर मैं बात करूं ना, आपका ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, हमने बताया कि वैसे खतरनाक नहीं है, बट खतरनाक कब नहीं है वैसे, जब आप क्या कर रहे हो दोस्तों, इनको प्रॉपर तरीके से इनका डिस्पोजल कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से इनको रिसाइकिल कर रहे हो। लेकिन अगर आपने प्रिमिटिव मेथड का इस्तेमाल किया, सो इट कैन टर्न इनटू द एनवायरमेंटल हैजार्डस, तो इससे बहुत बुरे किस्म के पर्यावरण में परिणाम जो है आपको भुगतने पड़ सकते हैं, और सारे के सारे मैं आपको दिखा चुका हूं, ठीक है, सारे के सारे अपन देख चुके हैं। सो ये टेबल जो है, दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूं। इंडिया एंड ई वेस्ट। अब भारत के अंदर क्या सिस्टम है, भारत के अंदर कितना ई वेस्ट है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है हम वो देखते हैं। सर BRF का कोई हेल्थ इफेक्ट नहीं होता क्या? जिसका नहीं है छोड़ दो यार ऋषि, सारी चीज़ों का मुझे भी नहीं पता, ठीक है, जिसका नहीं लिखा छोड़ दो, है ना, इतना मत ध्यान दो। इंडिया जो बताए हैं उनके याद कर लो, नहीं। सो इंडिया एंड ई वेस्ट क्या है दोस्तों, अगर भारत के अंदर मैं बात करूं तो भारत के अंदर में क्या हिसाब किताब आपको पता भी है। इंडिया के अंदर एनुअल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट जो है वो हम 1.8 मिलियन टन MT 2016 के अंदर में, ठीक है, हम 1.8 मिलियन टन जनरेट कर रहे थे इन 2016। अब कहोगे सर हाँ ये चीज़ डेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखने होते हैं आपको, आंसर राइटिंग कभी तो उत्तर भी लिखना पड़ेगा ना। सो उत्तर लिखने के लिए आपको इन डेटा का क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा। सो इंडिया एनुअल इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट जो है, ई वेस्ट जो है वो कितना जनरेट कर रहा है भारत दोस्तों, 1.8 मिलियन टन 2016 की बात बता रहा हूँ। और बात पता है क्या हुई थी कि 2020 तक ना हमारा अनुमान है कि हम 5.2 मिलियन टन जनरेट, मतलब अभी के टाइम पे हम लगभग 5 मिलियन टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है जनरेट कर रहे हैं। रीजन क्या है दोस्तों, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे अपग्रेड कर रही है। भाई पहले हम कोई फोन यूज करते थे, आज दूसरे फोन आ गए। सो टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रही है तो हम भी अपग्रेड हो रहे हैं, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, पुराने आइटम को हम डिस्कार्ड करते जा रहे हैं, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट तो जनरेट होगा ही ना। अगली बात है दोस्तों, मुंबई स्टैंड फर्स्ट। देखो इंडिया में, भारत में अगर मैं बात करूं तो मुंबई टॉप स्थान पर आती है, पहले में मुंबई, दूसरे पे दिल्ली, तीसरे पे बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, सूरत और नागपुर, ठीक है। बेंगलुरु जो है 3rd नंबर पर, भारत का सिलिकॉन वैली इसको कहा जाता है। सो 3rd प्लेस पे आती है कौन सी, आपकी बेंगलुरु। चलिए गवर्नमेंट की बात करता हूं तो गवर्नमेंट, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एक्ट एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द ई वेस्ट।
अगर मैं सरकार, पब्लिक मतलब सरकारी क्षेत्र, सरकारी कंपनियों और प्राइवेट सेक्टर, इन तीनों को मिला के बात करूं दोस्तों, तो ई वेस्ट कुल इनके द्वारा कितना जनरेट होता है, 70%, 70% जो ई वेस्ट है वो सरकार, पब्लिक और प्राइवेट क्षेत्र के द्वारा जो है प्रोड्यूस किया जाता है, इनके द्वारा जनरेट होता है। ठीक है, कितना, नियरली 70%। सो जिम्मेदारी भी किसकी होनी चाहिए, अगर प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, तो दोस्तों जिम्मेदारी भी इसकी होनी चाहिए ना। इसीलिए सरकार ने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक टर्म लिख रहा हूं मैं क्या, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट लेके आई थी गवर्नमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। अब इसीलिए तो कह रहा हूं ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीजें एग्जाम में आती है, आपके पास कुछ तो डेटा होना चाहिए ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ, कैसे लिखोगे वहां पे। सो इसीलिए एग्जैक्टली इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। सो 70% जो है वो गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का है। तो इंडिविजुअल, आप और मेरे जैसे तो सिर्फ कितना प्रतिशत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दोस्तों, हम 30%। ये हिंदी में दोस्तों 17% कुल कचरे का लेखांकन सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किया जा रहा है। ई कचरा पैदा करने में जो टॉप के प्लेसेस है वो आप देख सकते हो दोस्तों, कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। इंडिया एंड ई वेस्ट, इंडिया इंडिविजुअल हाउस होल्ड कॉन्ट्रीब्यूट ओनली 15%। अपन जो है ना हाउस होल्ड इंडिविजुअल, वो 15% इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। बैलेंस 15% जो है वो कंट्रीब्यूट किया जाता है बाय द मैन्युफैक्चरर। पूरा मैंने डेटा आपको दे दिया है। सो ई वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड द रिसाइकलिंग इज इंडिया में, भारत में अगर बात करोगे ना, हम बात कर रहे थे सर आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वो अच्छे से कलेक्ट होना चाहिए, है ना भाई, साइंटिफिक तरीके से हमें कलेक्ट करना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें कलेक्ट करना चाहिए, हमें प्रिमिटिव जो आदम वाले तरीके वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं क्या भारत इनको इंप्लीमेंट कर पा रहा है क्या, चलिए बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भारत में, चाहे उसका कलेक्शन हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे उसकी प्रोसेसिंग हो, तीनों की तीनों, और चाहे रिसाइकलिंग हो, सारी की सारी चीज़ें जो हैं दे आर डोमिनेटेड बाय द इनफॉर्मल सेक्टर। मतलब कोई साइंटिफिक मेथड हम उसमें इस्तेमाल नहीं करते, इनफॉर्मल सेक्टर है। इनफॉर्मल तरीकों का हम गाइस वहाँ पर क्या करते हैं, इस्तेमाल आपका यहाँ पर कर रहे हैं। और रिसाइकलिंग जो है इट इज़ डोमिनेटेड बाय द इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर के द्वारा पूरी की पूरी रिसाइकलिंग जो है वो डोमिनेट होती है। So and the recycling is dominated by informal sector. The sector is well networked and unregulated. बिल्कुल अनरेगुलेटेड है। सीलमपुर जो है दिल्ली के अंदर वो लार्जेस्ट ई वेस्ट डिसमेंटलिंग सेंटर है भारत का। कहाँ पर, सीलमपुर दिल्ली के अंदर आता है दोस्तों ये। ठीक है, एनआरसी की प्रोटेस्ट के अंदर एक इंपॉर्टेंट एरिया था, आपने बहुत टाइम नाम सुना होगा सीलमपुर का। व्यक्तिगत, ये पहले हिंदी में, दिल्ली में सीलमपुर भारत का सबसे बड़ा ई कचरा विघटन केंद्र है। ठीक है, देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ रहा हूं मैं, नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट के क्या नियम है सर, ये तो ठीक है आपने समस्या बता दी, क्या गवर्नमेंट के इनके ऊपर नियम है। हाँ, समीक्षा कुमारी बिल्कुल आप सही पूछा, हाउ टू कंट्रोल द ई वेस्ट। यू कैन नॉट कंट्रोल द ई वेस्ट, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। देखो अभी हम सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक कार, हम पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स हो जा रहे हैं। सो एक तरफ जो है हम ग्लोबल फुटप्रिंट में कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस को कम कर रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, बढ़ा रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का अब कोई ऐसा है नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। आपके पास पुराना फोन ऐसा तो नहीं है कि आप नोकिया 1200 चलाते रहोगे, भाई अच्छे फोन आएंगे आप यूज तो करोगे ना। सो ये तो कंपल्शन है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आपकी एडवांस होगी, पुराने गैजेट्स हमारे क्या हो जाएंगे, वेस्ट, तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन आप उनको फेंको मत, आप उनको सिस्टमैटिक तरीके से रिसाइकिल करो, प्रॉपर तरीके से उनका कलेक्शन करो और सिस्टमैटिक तरीके से उनको रिसाइकिल करो। सो रिसाइकलिंग, साइंटिफिक रिसाइकलिंग इज द ओनली सॉल्यूशन प्रेजेंट इन दिस रिस्पेक्ट। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे का आपको अगर निपटारा करना है तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, वो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, रिसाइकलिंग इज द ओनली मेथड, ओनली वे जिससे आप सारी चीजों को करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, अब सरकार के क्या नियम थे मैं बता दूं। सो सरकार ने क्या किया था, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रूल्ड आउट ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल इन 2016। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में लेके आई थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो 2017 में लागू हो गया था, पास होके ना 2017 में लागू हो गया था। इस रूल की, इसकी निगरानी, इसको मॉनिटर, देखो सरकार ने कानून बना दिया, अब कोई तो संस्था ऐसी होती है जो उस कानून के अंदर देखती है, मॉनिटरिंग करती है, रेगुलेट करती है कि कौन संस्था इसको मान भी रही है कि नहीं मान रही। तो उसके लिए जो रेगुलेटरी बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल बॉडी है, वो कौन है दोस्तों, CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड जो है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, ये मॉनिटरिंग और रेगुलेशन अथॉरिटी है। किसके अंडर में आती है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट
क्लाइमेट चेंज ने ई वेस्ट के ऊपर 2016 में रूल बनाए थे जो 2017 में आपके लागू हो गए थे। द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 वॉज अमेंडेड बाय द गवर्नमेंट इन 2018। आपको बता दूं 2018 में इनको संशोधित भी किया गया था। क्यों? क्योंकि थोड़े से अच्छी चीजें इसमें इंट्रोड्यूस की जा सके। जो आपका एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ईपीआर अभी बताया था मैंने, ईपीआर जो है उसको बढ़ाया जा सके। ईपीआर क्या होता है? एज आई टोल्ड यू, मैंने बताया था अंडर दीज रूल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ ईपीआर। ये जो 2016 का जो रूल हुआ था ना, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल बनाया था, इसके अंदर सरकार ने ई वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रावधान भी इसके अंदर जोड़ दिया, विच मेक्स द प्रोड्यूसर लाइबल टू कलेक्ट 30% टू द 70%। 30% से 70% जो प्रोड्यूसर है, अभी बताया था ना मैंने, इंडिविजुअल हाउस होल्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट बना रहे हैं? 15%। सरकार, प्राइवेट कंपनी और प्रोड्यूसर रेस्ट 85% जो है वो जनरेट कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने कानून बनाया कि क्या बनाया कि जो ये मैन्युफैक्चर है ना, जो बनाते हैं, सपोज मैं बात करता हूँ सैमसंग जो है वो नए मोबाइल फोन बना रहा है, सैमसंग नए टीवी बना रहा है, ठीक है, तो उनसे क्या होगा, अब नए टीवी बनेंगे तो पुराने टीवी डिस्कार्ड होंगे, है ना। अब जिस कंपनी का पुराना टीवी डिस्कार्ड हुआ, आउटडेट हुआ, उसी कंपनी की जिम्मेदारी है उसको रिसाइकिल करने की। इसको बोलते हैं हम एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईपीआर इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना रिसाइकलिंग की, वो प्रोड्यूसर के ऊपर डाल दी है। बोला गया क्या 30 से लेकर 70% आपको वो जो है रिसाइकिल आपको करना है, ठीक है। ये हिंदी में है दोस्तों, हिंदी में देख सकते हो आप। 30 से 70% का जिम्मेदार दायित्व जो है उनके ऊपर डाल दिया है। पूरी की पूरी बात वो की हुआ है। टॉप 5 में ई वेस्ट जनरेशन कंट्री की बात करूं, देखो सबसे ऊपर आता है यूएसए, 11.7 मिलियन टन जनरेट करता है एनुअली। चाइना 6.1 मिलियन टन, इसके बाद है जापान 2.2 मिलियन टन, जर्मनी 2 मिलियन टन, और इंडिया जो है 2016 का डेटा है दोस्तों ये 1.8 मिलियन टन। अभी तो भारत भी 5 मिलियन टन के आसपास जनरेट कर रहा है। भारत में जो सबसे ज़्यादा जो आपका प्रोडक्शन होता है, सबसे ज़्यादा जो है वो महाराष्ट्र में होता है। ई वेस्ट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के बाद यहाँ पर देख सकते हो क्या है, तमिलनाडु के बाद अगर मैं बात करूँ आपका तो कौन है? आंध्र प्रदेश। ऐसे ये साइकिल है, आप देख लोगे, ठीक है। इसके बाद मैं सिटी में बात करूं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मुंबई जो है सबसे ज़्यादा पे आता है, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद बेंगलुरु, उसके बाद चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, और फिर क्या आता है दोस्तों? पुणे। हेलो दोस्तों, मैं सुमित राठी आप सभी के लिए लेके आ गया हूं दोस्तों एक फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स। दोस्तों ये कोर्स आपका आ चुका है, 1 मई से ये कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। सो फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स आपका लाइव है, आप अनअकैडमी के ऐप पे जाके चेक कर सकते हो, मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे है, लिंक मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर सेंड कर दूंगा। सो गाइज हरी अप, जिन बच्चों के पास में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है वो अपने आप को जाके एनरोल कर लेना बाय यूजिंग दैट लिंक। और जिन बच्चों के पास में अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं है और वो जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को मेरे साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, आप यूज करेंगे सुमित 10 कोड यूज करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों अनअकैडमी के ऊपर। और कंप्लीट गाइडेंस का आपका जो जिम्मा होगा दोस्तों वो मेरा होगा, मेहनत आपकी होगी दोस्तों, गाइडेंस मेरा होगा, और आपकी इससे सफलता जो है हम इंश्योर करेंगे। चलिए दोस्तों, होप यू आप सभी को मैं वहां पर देखूं। टेक केयर। चलिए दोस्तों, ये सारा था, ये आपकी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। काफी बच्चे जो थे मैं बता दूं उनको कोर्स का इसका वेट था। दोस्तों, मैं सुमित राठी आप सभी के लिए लेके आ गया हूं दोस्तों एक फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स। दोस्तों ये कोर्स आपका आ चुका है, 1 मई से ये कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। सो फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स आपका लाइव है, आप अनअकैडमी के ऐप पे जाके चेक कर सकते हो, मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे है, लिंक मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर सेंड कर दूंगा। सो गाइज हरी अप, जिन बच्चों के पास में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है वो अपने आप को जाके एनरोल कर लेना बाय यूजिंग दैट लिंक। और जिन बच्चों के पास में अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं है और वो जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को मेरे साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, आप यूज करेंगे सुमित 10 कोड यूज करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों अनअकैडमी के ऊपर। और कंप्लीट गाइडेंस का आपका जो जिम्मा होगा दोस्तों वो मेरा होगा, मेहनत आपकी होगी दोस्तों, गाइडेंस मेरा होगा, और आपकी इससे सफलता जो है हम इंश्योर करेंगे। चलिए दोस्तों, होप यू आप सभी को मैं वहां पर देखूं। टेक केयर। तो दोस्तों क्लास खत्म नहीं हुई थी बट आप निकल चुके हो, कोई बात नहीं दोस्तों। इंस्टाग्राम आईडी आप फॉलो करो, ठीक है। एक बहुत ज़बरदस्त आपको मैं यहाँ गाना सुनाने वाला हूँ गाइस, ठीक है, ट्रस्ट मी। एक जल्दी से आज आप यहाँ पे आ जाइए, बहुत अच्छा गाना मैं आपको सुनाऊंगा। सुमित राठी सर यूपीएससी मेरे फेसबुक चैनल पे जाओ और यहाँ पर आप मेरे को फॉलो करो, ये फेसबुक आईडी है दोस्तों। प्लस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोर्स आपको परचेज करना हो, जस्ट मुझे यहाँ पर मेल ड्रॉप कर दो, ठीक है।
आप अगर आपको कोई डाउट है तो भी मेल कर सकते हो, और अगर आपने परचेज कर लिया मेरा कोड यूज करके, अगर आपने सुमित 10 कोड यूज किया है, ठीक है, तो आपको मुझे बताना भी पड़ेगा, तभी तो मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड करूंगा, तभी तो मैं आपको गाइड करूंगा। सो आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। बाकी पीडीएफ जो है आज से आपको सारी पीडीएफ जो है आज से आपकी जो वाईफाई स्टडी की ऐप है वहां पर दोबारा से मिलने लग जाएगी। मॉर्निंग वाले सेशन की जो है वो मिलने लग जाएगी। जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है अनअकैडमी पर, वो कैसे ज्वाइन करेगा पता है? अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप डाउनलोड करो, उसके अंदर रजिस्टर कर लो, गोल चूज करो अपना, प्लस में जाओ, प्लस में यूपीएससी सीएससी गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना। ये स्टेप है, पहले यहां पे जाओगे फिर गेट सब्सक्रिप्शन में जाओगे। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन वैसे तो 92,000 का, बट अभी आपको कितने में मिल रहा है पता है? ये आपको मिल रहा है 52,000। मेरा कोड इस्तेमाल करोगे अगर आप सुमित 10 इस्तेमाल करते हो तो ये कोर्स आपको कितने में मिलेगा पता है? 43,200 में। सो गाइज क्या वेट कर रहे हो यार, जल्दी से जाओ, जिन बच्चों के पास नहीं है आज ही सब्सक्राइब करो बाय यूजिंग दिस कोड सुमित 10 के अलावा कोई कोड इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं है, डिस्काउंट आपको सबसे मिलेगा। बट अगर आप चाहते हो दोस्तों कि आप मेरे से गाइडेंस लो, क्योंकि मुझे इस एग्जाम में बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, 2 साल मैंने लगातार इस एग्जाम को क्रैक किया है, तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं आपको सारी जो चीजें हैं वो समझा सकता हूं, बढ़ा सकता हूं, बता सकता हूं। सो गाइज होपफुली आप सारी बातें समझ गए होंगे। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग द टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। जिनको कोई भी गाइडेंस चाहिए मेरे को मेल डाल सकते हैं दोस्तों, आईडी मैंने बताई।